Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know that we have previously discussed about gaseous exchange in humans, and now we know that how gases are being exchanged between our body and environment. It is done through a respiratory system. We have discussed each and every component of respiratory system, its functioning. Now today we will discuss some of disorders related to respiratory system. So what are respiratory disorders? Those diseases or disorders that are related to respiratory system are known as respiratory disorders. Sometimes the normal functioning of respiratory system is disrupted due to certain factors which lead to respiratory diseases. So today we will discuss some of them. रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स वो डिजीज़ होती हैं जो कि रेस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, यानी कि वो डिजीज़ जिसमें हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम इफ़ेक्ट होता है उनको हम रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। और रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में क्या होता है, जो रेस्पायरेटरी सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है, वो डिसरप्ट हो जाती है कुछ फैक्टर्स की वजह से। आज हम कुछ इनमें से डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल फंक्शनिंग हमें पता है, हम जान चुके हैं, ठीक है। एक मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्लियरेंस सिस्टम है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, मैंने आपको बताया था कि सिलिया मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ, जिससे म्यूकस जो कि ट्रैप करता है जर्म्स को, डस्ट पार्टिकल्स को, ये म्यूकस एयर पैसेजवेज के थ्रू लंग्स में नहीं जाता बल्कि बाहर वापस आता है माउथ की तरफ, वहाँ से हम उसको रिलीज़ कर देते हैं बॉडी से। अब ये एक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन जब कोई डिसऑर्डर, कोई डिज़ीज़ हो जाए तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग स्टॉप हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। इसी तरह जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो है ब्रीद इन एयर को एयर पैसेजवेज लंग्स तक लेके जाते हैं। यही एयर पैसेजवेज में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो अब ये एयर लंग्स तक, अल्वियोलाई तक नहीं जा सकती, तो ये एक डिसरप्ट हो गया है रेस्पायरेटरी सिस्टम में। इसकी फंक्शनिंग जो है वो डिसरप्ट हो गई है, स्टॉप हो गई है। तो आज हम कुछ रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस। सो व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस? एज यू नो अबाउट ब्रोंकाई, द ट्रेकिया, द विंड पाइप डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस. We call them bronchi, and bronchi divides into the lungs. When enter into the lungs, they redivide into bronchioles, the smaller bronchi. So bronchi connect windpipe to the lungs, and bronchitis is the condition in which the bronchial tubes lining becomes infected. What is infection? जब भी कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई पैथोजन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करे और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो, यानी कि जलन हो, पेन हो, रेडनेस हो, स्वेलिंग हो जाए, तो इस कंडीशन को हम इन्फेक्शन कहते हैं। तो जब ब्रोंकियल ट्यूब्स यानी कि ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स, ये ट्यूब्स अगर इन्फेक्टेड हो जाएं तो इस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। नाउ ब्रोंकाइटिस reduces the amount of air and oxygen that can flow into the lungs and causes heavy mucus to form in the airways. What bronchitis do? What will happen when bronchial tubes become infected? You can see in the picture, one side is healthy or normal bronchial tube, and on the other hand you can see inflammation and excess of mucus in bronchial tube. So this condition is called bronchitis, and in this condition the amount of air coming in which contains oxygen
so it will not flow to the alveoli, यानी कि वो alveoli तक ईज़िली एयर नहीं पहुंच सकेगी, उस अमाउंट में नहीं पहुंच सकेगी जो कि नॉर्मली पहुंचती है। आप यहाँ पे देखें, ये एक नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है, तो इसमें से नॉर्मली जब एयर पास होगी तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और बॉडी को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से, ठीक है, किसी भी डस्ट पार्टिकल की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फेक्शन हो गया यहाँ पे। तो इस इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकियल ट्यूब का जो साइज़ है, जो डायमीटर है, वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो जो एयर आ रही है अल्वियोलाई तक जा रही है वो अब नॉर्मल नहीं रही, वो अब कम हो गई है, वो रिड्यूस हो गई है। तो इससे गैसियस एक्सचेंज पे फ़र्क पड़ेगा, वो इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं, और ब्रोंकाइटिस के ये काजेज़ हैं। फिर ब्रोंकाइटिस होता किस वजह से है? पहले जैसे मैंने कहा कि काज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया एंड डस्ट पार्टिकल्स और दोज पार्टिकल्स दैट इरिटेट ब्रोंकियल ट्यूब्स। वायरसेस की वजह से भी हो सकता है जो कि इन्फेक्शन कर सकते हैं, वो बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वो डस्ट पार्टिकल्स जो कि इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। तो ये सारे सबब बनते हैं ब्रोंकाइटिस का। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा इज़ स्वीयर लंग डिजीज़। ये एक ख़तरनाक बीमारी है। इसमें क्या होता है, वॉल ऑफ अल्वियोलाई आर डैमेज्ड। जो अल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं, यहाँ पे आप नॉर्मल देख सकते हैं, नॉर्मली ये जो एयर सैक होती है वो डिवाइडेड होती है अल्वियोलाइज में, लेकिन यहाँ पे आप इन्फेक्टेड देख सकते हैं जो कि एम्फाइसेमा से रिजल्टेड एयर सैक है। इसमें आप देखें अल्वियोलाई की वॉल्स बिल्कुल डैमेज हो गई हैं, और इससे एक तो नुकसान क्या है आपको ज़हन में आना चाहिए कि वॉल्स डैमेज हो गई हैं, अल्वियोलाई डैमेज हो गई हैं, एयर सैक का जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया है, गैसियस एक्सचेंज पे एक तो ये इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिर एम्फाइसेमा होता क्यों है, वजह क्या है? इसके जो कॉमन काजेज़ हैं वो है सिगरेट स्मोक एंड एयर पोल्यूशन। सिगरेट स्मोक एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन इसके कॉमन काजेज़ हैं। और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? एक तो मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज इफ़ेक्ट होती है। एम्फाइसेमा के इफ़ेक्ट्स इरिवर्सिबल हैं, यानी कि ये जो अल्वियोलर वॉल्स डैमेज हुई हैं ये दोबारा नहीं बनेगी, ये इरिवर्सिबल हैं, ठीक है। एक दफ़ा जो डैमेज हो गया सो हो गया, वो दोबारा रिपेयर नहीं होगा। लेकिन अगर बंदा सिगरेट स्मोक को छोड़ दे और एनवायरमेंटल पोल्यूशन से ख़ुद को बचाए तो डैमेज, मज़ीद डैमेज नहीं होगा, डैमेज माइट बी रिड्यूस्ड। तो फर्दर डैमेज जो होगा उससे ख़ुद को बचाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्वीयर लंग डिजीज़ है, ये एक ख़तरनाक बीमारी है। इसमें आप देख सकते हैं कि लंग्स में पैचेस या देख सकते हैं एयर सैक्स जो कि डैमेज हो जाती हैं, उनसे इस तरह लंग्स में पैचेस आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो है निमोनिया। कॉमन है, आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा। इट इज़ अ लंग इन्फेक्शन एंड काज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई काज करते हैं निमोनिया। क्या होता है निमोनिया? इट इज़ इन्फेक्टियस डिजीज़। इन्फेक्टियस डिजीज़ का मतलब ये होता है कि ये स्प्रेड भी हो सकती है, यानी कि ये बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई जो कि ये डिज़ीज़ काज करते हैं ये हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इट इज़ इन्फेक्टियस डिजीज़ ट्रांसमिट बाय ब्रीदिंग
इन्फेक्टेड एयर विद दीज जर्म्स, यानी कि वो एयर आप ब्रीद करें जिसमें ये जर्म्स हों, ये बैक्टीरिया हो जो कि नमूनिया काज करते हैं, वो वायरसेस हों जो कि नमूनिया काज कर सकते हैं, या वो फंजाई हो जो नमूनिया काज कर सकते हैं, तो उससे हेल्दी पर्सन को नमूनिया हो जाएगा. सो इट इज़ इन्फेक्टियस डिजीज़. एंड नमूनिया may be caused when these germs are normally present in mouth, nose or throat and enter the lungs. एक और वजह भी हो सकती है कि आपके माउथ में, आपके नोज़ में या थ्रॉट में नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि ये हमारे ब्लड में एंटर होते ही हमारी बॉडी डिफेंड कर देती है. लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए, इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए जो कि नॉर्मली माउथ नोज़ में प्रेजेंट रहते हैं, और ये किसी तरीके से भी एंटर हो जाए लंग्स में, तो उस कंडीशन में भी नमूनिया हो सकता है. फिर जो पीपल जिनमें नमूनिया हो जाए, ठीक है, या जिनमें बीमारियां, मुख्तलिफ़ बीमारियां पहले से मौजूद हों, उनको ज़्यादा ख़तरा है नमूनिया होने का. यानी कि जो ऑलरेडी बंदा अभी रिकवर हुआ है किसी और बीमारी से, कोई भी उसको बीमारी थी, ठीक है, तो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया होगा, तो ये जर्म्स इजीली इम्यून सिस्टम को टैकल करके लंग्स में एंटर होके वहाँ पे डैमेज करेंगे. तो नमूनिया का ज़्यादा ख़तरा उनको है जो कि रिसेंटली किसी बीमारी से सफ़र कर चुके हैं. फिर नमूनिया के सिम्टम्स क्या हैं? इसमें कोल्ड शामिल है. कोल्ड क्या होता है जी? स्नीजिंग, सोर थ्रोट एंड कफ. इस कंडीशन को कोल्ड कहते हैं. यानी कि आपको खांसी भी हो, आपका गला भी ख़राब हो और आपको छींकें भी आ रही हों, तो इस कंडीशन को कोल्ड कहते हैं. अब जिस बंदे को कोल्ड हो, साथ में हाई फीवर हो और इसके अलावा चिल्स यानी कि ठंड लग रही हो, ठीक है, ठंडा बुखार, शिवरिंग चिल्स, फिर इसके साथ कफ विद स्पटम. स्पटम कहते हैं म्यूकस जब आपकी बॉडी से बाहर निकले, तो आपकी खांसी, रेशे वाली खांसी आप कह लें, खांसी के साथ जब म्यूकस बाहर आ रहा हो, क्योंकि नमूनिया में जब इंटरनल लाइनिंग में हमें पता है म्यूकस सिक्रीट करती है, तो वो जब डैमेज हो जाएगी तो म्यूकस अब नॉर्मली सिक्रीट होगा, हैवी म्यूकस सिक्रीट होगा और वो कफ के साथ बॉडी से बाहर निकलेगा. तो ये सिम्टम्स हैं. क्या सिम्टम्स हैं? कोल्ड, हाई फीवर, चिल्स एंड कफ विद स्पटम. ये नमूनिया के सिम्टम्स हैं. इनमें लंग्स की जो सरफेस होती है वो डैमेज हो जाती है नमूनिया में. फिर नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है एस्थमा. कॉमनली इसको दमा कहते हैं, सांस फूलना, ठीक है. एस्थमा इज़ काज्ड बाय इन्फ्लेमेशन इन द एयरवेज. अब एयरवेज में इन्फ्लेमेशन की वजह से ही काज होता है. जब एयरवेज में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो जो मसल्स होते हैं जिन्होंने एयरवेज को सराउंड, वो मसल्स टाइट हो जाते हैं, और मसल्स के टाइट होने की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइट होने की वजह से कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी कि ब्रोंकियल ट्यूब कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ एयर सेक के अंदर आ रही होती है ये रिड्यूस हो जाती है. अमाउंट ऑफ एयर जो आ रही होती है, इसकी अमाउंट कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकियल ट्यूब की कंस्ट्रिक्शन की वजह से रिड्यूस हो जाती है. तो इसको हम कहते हैं दमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. यानी कि हम ब्रीदिंग तो कर रहे हैं लेकिन रिस्पायरेटरी सरफेस से गैसेस प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं होती और हमारी बॉडी क्रेव करती है ऑक्सीजन के लिए, तो उसमें हमारी जो कंडीशन होती है वो फिर डिफ़िकल्ट हो जाती है. तो इसके काजेज़ क्या हैं? इसके काजेज़ हैं पेट हेयर, यानी कि जो जानवर हैं उनके हेयर्स आपके लंग में एंटर हो जाएं, उससे इन्फ्लेमेशन हो सकती है. किसी डस्ट पार्टिकल, पोल्यूटेंट की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है.
कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि फूड या एयर में प्रेजेंट हो वो जाके इन्फ्लेमेशन कर सके, ये भी काज बन सकता है। मोल्ड काज बन सकता है। इसके अलावा पोलन काज बन सकता है एस्थमा का। फिर सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स इसके ये हैं कि कफ हो, चेस्ट पेन और ब्रेथ शॉर्टनेस हो, तो ये आपके सिम्टम्स हैं एस्थमा के। सो एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है कि एम्फाइसेमा और एस्थमा में क्या फ़र्क है। एस्थमा में जैसे कि आपने देखा होता दोनों में गैसियस एक्सचेंज पे फ़र्क पड़ता है। एम्फाइसेमा में अल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज इफ़ेक्टिव नहीं होती। यहाँ पे भी ऐसे ये गैसियस एक्सचेंज इफ़ेक्टिव नहीं होती, लेकिन रीज़न क्या बनती है? ब्रोंकियल ट्यूब्स बनती हैं। रीज़न इसमें क्या बनती हैं? ब्रोंकियल ट्यूब्स बनती हैं। ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। इनमें ब्रोंकियल ट्यूब्स को जिन मसल्स ने सराउंड किया होता है, स्मूथ मसल्स ने, वो टाइट हो जाती हैं। और इसके अलावा जो इंटरनल लाइनिंग होती है ब्रोंकियल ट्यूब की, ये स्वेल हो जाती है, जिससे एयर पैसेज वे तंग हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और एयर स्मूथली नहीं पहुंच पाती रिस्पायरेटरी सरफेस तक, और इस तरह गैसियस एक्सचेंज इफ़ेक्ट होती है। ब्रीदिंग के प्रोसेस का जो बेनिफिट है वो नहीं होता, तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है। इट इज़ द डिसऑर्डर, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। जो नेक्स्ट है वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर इज़ अ रिस्पायरेटरी डिजीज़ दैट इज़ मोर कॉमन इन मैन देन इन वुमेन। अब लंग कैंसर वुमेन में कम होता है एज़ कम्पेयर टू मैन, यानी कि मर्दों में ये बीमारी ज़्यादा है, लंग कैंसर, ये डिसऑर्डर ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि मर्द ज़्यादा स्मोक करते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स, क्योंकि ये इसके काजेज़ हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, मर्द ज़्यादा बाहर रहते हैं और ज़्यादा उस पोल्यूशन को इनहेल करते हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है या एयर में बाकी जो पोल्यूशन है, एग्जॉस्ट का पोल्यूशन है, ठीक है। स्मोक का हमने देखा था जो कंपोनेंट्स कैंसर काज कर सकते हैं, तो ये सारे काजेज़ बनते हैं, ये इसकी वजह है। फिर सिम्टम्स क्या हैं लंग कैंसर के? सिम्टम्स आर कफ विद स्पटम, यानी कि जिसको लंग कैंसर हो जाए उसको खांसी होगी और उस खांसी में म्यूकस बाहर आएगा, स्पटम बाहर आएगा, और ब्रेथलेसनेस, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी होगी, एयर पैसेजवेज आप देख सकते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से एयर पैसेजवेज ब्लॉक हो जाते हैं, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, एंड चेस्ट पेन, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, चेस्ट पेन होता है। कैंसर इज़ फैटल, इट इज़ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर ये ख़तरनाक है, जानलेवा है, और ये कैंसर होता क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ दी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। सेल एबनॉर्मली डिवाइड होने लग जाते हैं ड्यू टू दीज फैक्टर्स, दीज केमिकल्स कॉल्ड कार्सिनोजेंस। इनकी वजह से सेल की जो नॉर्मल डिवीजन होती है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, यानी कि जो हमारे सेल की जो इंफॉर्मेशन होती है डीएनए की, जीन्स की फॉर्म में, ये कार्सिनोजेंस उसको इफ़ेक्ट करते हैं, म्यूटेशन काज करते हैं, जिसकी वजह से सेल फिर एबनॉर्मली डिवाइड होता है। और हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन से क्या होता है। इन अर्ली स्टेजेस इट डज़ नॉट हार्म बॉडी नोर शोज सिम्टम्स। अर्ली स्टेजेस में कैंसर, लंग कैंसर के हार्मफुल भी नहीं होता और इसके सिम्टम्स भी नहीं ज़ाहिर होते, लेकिन जब ये एडवांस स्टेज में चला जाता है, जब ये फुली स्प्रेड हो जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है, और तब ये क्योरेबल भी नहीं होता, इसका फिर कोई इलाज भी नहीं किया जा सकता, एंड इट इज़ वेरी पेनफुल। फिर ये आपने देख लेना है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से ज़्यादा होते हैं। हम एक रीज़न ये देखने जा रहे हैं कि जो एग्जॉस्ट फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं,
ये एक मेन वजह है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की। तो देखते हैं इसको। यू माइट हैव एक्सपीरियंस अ वेरी इरिटेटिंग कंडीशन व्हेन यू आर स्टैंडिंग राइट इन द मिडल ऑफ ट्रैफिक जैम। अब ट्रैफिक जैम में जब आप स्टक हो जाते हैं या जहाँ पे ट्रैफिक जैम होती है वहाँ पे आप खड़े होते हैं तो आपको एक इरिटेशन होती है, अजीब सी कंडीशन होती है आपकी, ठीक है। एग्जॉस्ट ऑफ ऑल सोर्ट्स आर अटैकिंग योर नोज़ या रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये क्यों होता है? क्योंकि हर किस्म का एग्जॉस्ट, हर किस्म का फॉसिल फ्यूल वहाँ पे बर्न हो रहा होता है और आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को अटैक कर रहा होता है। अब वहाँ पे कुछ ऐसी गाड़ियाँ होंगी जिनमें सीएनजी एज अ फ्यूल यूज़ हो रही है, कुछ ऐसी होंगी जिनमें पेट्रोल यूज़ हो रहा है, कुछ ऐसी होंगी जिनमें डीजल, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं और उनका एग्जॉस्ट आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को अटैक कर रहा है। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनमें हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए फैटल होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। फॉसिल फ्यूल कंटेन्स अ लॉट ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स विच आर डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। For example, exhaust from diesel petrol contains hazardous chemicals which can lead to variety of health problems. अब डीज़ल और पेट्रोल का जो एग्जॉस्ट होता है इनमें बहुत सारे डेंजरस केमिकल्स होते हैं जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमने बात की थी कल के लेक्चर में कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ये एक कार्सिनोजन है, ये कैंसर काज कर सकता है, इसके अलावा आपके वीएन को इफ़ेक्ट कर सकता है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड हमने बात की थी कि ये लंग को डैमेज करता है। फॉर्मल्डिहाइड एंड सूड, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ काज करते हैं ये केमिकल्स जो कि एग्जॉस्ट फ्यूल में मौजूद होते हैं। दोज हु ब्रेथ इन सच एग्जॉस्ट हैव एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लंग कैंसर। अब वो लोग जो सारा दिन इस एग्जॉस्ट को इनहेल करते हैं तो उनको लंग कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। देयर इज़ अ लॉट also a risk of non-cancerous breathing conditions especially asthma। और इसके अलावा लंग कैंसर के अलावा एस्थमा का भी रिस्क होता है, एस्थमा भी हो सकती है, यानी कि इन केमिकल्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है ब्रोंकियल ट्यूब्स में जिसकी वजह से वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और एस्थमा भी काज हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में। इन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जब नॉर्मल फंक्शनिंग रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिसरप्ट हो जाती है किसी भी फैक्टर की वजह से, तो इससे रिस्पायरेटरी डिजीज़ हो जाती है जिसको हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर या रिस्पायरेटरी डिजीज़ कहते हैं। अब इनमें ब्रोंकाइटिस हमने देखा। ब्रोंकाइटिस में हमने बात की कि नॉर्मली जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उनका डायमीटर रिड्यूस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इंटरनल लाइनिंग स्वेल हो जाती है और म्यूकस की सिक्रीशन भी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से इनकमिंग एयर रिड्यूस हो जाती है और रिस्पायरेटरी सरफेस तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और इसका काज बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डस्ट पार्टिकल। फिर नेक्स्ट हमने एम्फाइसेमा डिस्कस किया कि ये एक स्फीयर लंग डिजीज़ है, अल्वियोलाई जिसमें डैमेज हो जाते हैं, रिस्पायरेटरी सरफेस को रिड्यूस कर देते हैं। ये आप कंपेयर कर सकते हैं नॉर्मल माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ नॉर्मल अल्वियोलाई एंड अल्वियोलाई विद एम्फाइसेमा। तो इसके जो काजेज़ बनते हैं वो हमने बात की कि सिगरेट स्मोक और एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो अभी हमने बात की, एग्जॉस्ट फ्यूल्स वगैरह, तो या इंडस्ट्रियल कुछ केमिकल्स वो एनवायरनमेंट में शामिल हो जाएं तो ये सारी चीज़ें इसका काज बनती हैं। और एम्फाइसेमा स्फीयर क्यों है? बिकॉज इट इज़ इर्रिवर्सिबल। ये अल्वियोलर वॉल दोबारा से रिपेयर नहीं होती। फिर हमने नमूनिया के बारे में डिस्कस किया कि नमूनिया बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है और ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है जो कि स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। यानी कि नमूनिया वाले पेशेंट से आपको दूर रहना चाहिए, उससे आपको हेल्दी पर्सन को भी नमूनिया हो सकता है। तो
इसकी एक वजह तो ट्रांसमिशन है और दूसरी वजह हमने बात की कि नॉर्मली अगर आपकी बॉडी में ये प्रेजेंट है और किसी भी तरीके से ये लंग्स तक पहुंच जाए ये जर्म्स, तो ये तब भी नमूनिया काज कर सकते हैं। और वो लोग जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है उनमें नमूनिया का ख़तरा ज़्यादा होता है। और इसके सिम्टम्स हमने देखे, कोल्ड, हाई फीवर, कफ विद स्मटम एंड चिल्स। फिर एस्थमा हमने देखा जिसमें ब्रोंकियल ट्यूब्स की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, एयरवेज की मसल्स टाइट होने की वजह से कंस्ट्रक्शन हो जाती है और इंटरनल लाइनिंग स्वेल हो जाती है, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से एयर पास नहीं हो सकती। और इसके काजेज़ क्या बनते हैं, पेट हेयर, डस्ट, केमिकल, मोल्ड, पोलन वगैरह, ये सारे इसके काजेज़ बनते हैं। और एस्थमा में क्या सिम्टम्स होते हैं इस एस्थमा के, कफ होता है, चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और ये इसके सिम्टम्स हैं। फिर लंग कैंसर को हमने डिस्कस किया कि ये मर्दों में ज़्यादा होता है क्योंकि काजेज़ इसके स्मोकिंग है, इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेन या एयर पोल्यूशन इसका काज है जिससे औरतें ज़्यादातर बची रहती हैं। अब सिम्टम्स इसके कफ विद स्पटम, ब्रेथलेसनेस एंड चेस्ट पेन, ठीक है। और ये फैटल है, क्यों फैटल है उसको हमने डिस्कस किया, क्योंकि कैंसर इज़ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। और अर्ली स्टेजेस में तो ये बॉडी को हार्म नहीं कर सकता, क्योरेबल भी है, लेकिन एडवांस स्टेजेस में ये क्योरेबल नहीं होता एंड इट लीड्स टू डेथ। सो दिस वाज today's topic and your assignment is comparison between asthma and emphysema, or how asthma is different from emphysema, and you will have to draw the diagram of human respiratory system. So hopefully today's lecture was helpful. Thank you. Allah Hafiz.